Okay, students, let's us start next topic, Venn diagram. So, Venn diagram, बरसात की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कर लिया जाए और मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो वेन डायग्राम में हम क्या कर लें, इसमें एक नंबर का सवाल बन सकता है, ठीक है। तो क्या बन सकता है कि ये वेन डायग्राम किसने खोजा, हुई दी इन्वेंटर ऑफ वेन डायग्राम। ऐसा कोई मैथमेटिशियन है जिसके नाम में वैन आता होगा, बस। तो एक नंबर का आपको बड़े आराम से याद रह जाएगा, बड़ा कॉमन। सारे वैन जिसकी मैथमेटिक्स के नाम में आता होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन वेन डायग्राम है क्या? तो वेन डायग्राम में बेटा क्या है, एक नंबर में अगर आ जाए कि भी वेन डायग्राम क्या है, एक नंबर में जनरली ये आया है कि आपको कुछ प्रॉब्लम मिल जाएंगी और आपको उसको क्या है रिप्रेजेंट करना होगा। तो यह करते क्या हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ा देना बच्चों। तो ये जो आपका रेक्टेंगल बना है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, यू को। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। यो एक रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने आपको जब यूनिवर्सल सेट का एक एग्जाम्पल भी पढ़ाया था तो मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, उसमें लिखा है 1 और 2, ठीक है बच्चों। एक सेट भी है मेरे पास, उसमें लिखा है चलो छोटा और कर देता हूँ एग्जाम्पल को। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और उसके रिगार्डिंग यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4। ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक सेट ये है, एक सेट ये। आपको इन दोनों सेट को क्या है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए तो सी जो सेट होगा उसको आप एक सर्किल बनाएंगे, उसके जो एलिमेंट्स हैं सर्किल के अंदर लिखे जाएंगे। अभी तक आप सर्किल के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे, ठीक है बच्चों। लेकिन अब क्या क्या है, अभी हमने वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट में सर्किल के एलिमेंट को सर्किल के अंदर लिख दिया है, सेट के एलिमेंट्स को सर्किल के अंदर लिख दिया है। और बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो भाई यूनिवर्सल सेट से पूरा है, मतलब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट आने चाहिए थे। कौन कौन से, 1 2 3 4। तो देखो ऐसा है, 2 3 तो आप लिख चुके हैं। अब 3 4 जहाँ मन करे वहाँ लिख दीजिए, कोई सर्किल बनाने की जरूरत नहीं। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है इस सिचुएशन का। आगे और भी सिचुएशंस आएंगी, बताती जाएंगी, ठीक है बेटा। तो वेन डायग्राम के बाद हमें आज 2 ही टॉपिक डिस्कस करने, इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक है वेन डायग्राम के अलावा जो हमें डिस्कस करने हैं। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आपको बरसात की आवाज़ पर नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है। तो पहले हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स बनाएंगे, सेट्स, क्योंकि यूनियन 2 या 2 से ज़्यादा सेट के लिए होता है। तो पार्ट ए लिख लेता हूँ। देखिए वेन डायग्राम सिंपल से ही है, पर ये यूनियन ऑफ सेट में भी बड़ा आसानी से समझाऊंगा आपको, बहुत आसान लगेगा। आसान क्या, चैप्टर ही आसान है।
यूनियन ऑफ सेट। अब देखो भाई क्या है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या करते हैं, हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे, उनको हमें यूनियन करना होगा। तो एग्जांपल समझाता हूँ। लेट ए इज सेट इन विच एलिमेंट्स आर 1, 5, 3। बी इज द सेट इन विच एलिमेंट्स आर 3, 4, 5। ठीक है। देखिए, आप जब छोटी क्लास के बच्चे थे तो आपको बोला जाता था कि 25 और 26 को जोड़ो, तो आप लोग जोड़ देते थे। किनको जोड़ देते थे? नंबर्स को आप प्लस कर दिया करते थे। नंबर को आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सेट है, क्या आप इसको भी जोड़ सकते हैं? तो जोड़ने वाला सिंबल नहीं है, उसका एक नया नाम बनाया है यूनियन ऑफ सेट। अरे जैसे बेटा नंबर्स के बिटवीन 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे, प्लस माइनस और आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऐसा ही यहाँ पर सेट के अंदर कुछ बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं बोलूँगा, कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है। तो यूनियन क्या है? यूनियन भी एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन बिटवीन 2 या मोर सेट। अब उसे फाइंड कैसे करना है, उसके लिए सिंबल क्या यूज करें? यूनियन के लिए सिंबल बड़ा आसान सा है। सिंबल इसके लिए है बच्चों यूनियन। ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के लिए भी आपने यू ही यूज किया था, और लेकिन यहाँ पर यूनियन के लिए भी आप यू यूज करें, देखिए कैसे करेंगे। लेकिन सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, बात को ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी एलिमेंट ए में हैं और जितने भी एलिमेंट बी में हैं, सबके सबको लिखना है। जितने भी एलिमेंट ए में हैं और जितने भी एलिमेंट बी में हैं, सबके सबको लिखना है। कहाँ लिखना है? इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। लिख देंगे, सीक्वेंशियल लिख लें। पहले 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। जगह बच गई है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये मेरा कहलाएगा क्या कहलाएगा? ये यूनियन सेट। क्या नाम रखें इसका? इसका नाम रखेंगे यूनियन सेट। तो क्या डेफिनेशन बना सकते हो आप इसकी? व्हाट इज द यूनियन ऑफ द टू सेट या मोर सेट? ए सेट विच हैव ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज नोन एज इट्स यूनियन या देयर यूनियन। तो सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनसीईआरटी का डेफिनेशन बहुत ठीक है, उसी को लिख देता हूँ। एनसीईआरटी का डेफिनेशन 1 नंबर का सवाल ना बन जाए कहीं, बुक से भी आप लोग पढ़ लिया करें बच्चों। मैं एनसीईआरटी का डेफिनेशन ही लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, बी एनी टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं, तो इसका मतलब है द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट which consist of all the element of A and ये बहुत काम आएगा आपको, कई जगह काम आएगा। ये जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वहाँ बहुत यूज होगा। एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ
ऑफ बी। दूसरी बात ये द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, मतलब जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको दो दो बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है। वो है ना इसमें सेट, जब आप लिख रहे हैं तो उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ, ध्यान रखना। मतलब एक एलिमेंट को दो दो बार नहीं लिखना है, ऐसे नहीं समझो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, इसको 2 बार लिखूंगा, 2 बार नहीं लिखना है। वही लैंग्वेज है। तो हम क्या लिख रहे हैं इसमें, द कॉमन एलिमेंट्स the common elements being taken only once। सिंबल के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंबॉलिकली बता दिया कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। चलिए इतना काफ़ी है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बच्चों, बाय नेम आ सकती है प्रॉपर्टी, जरूर आपको याद रखनी चाहिए। क्या लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी, आप ए यूनियन बी लिखें चाहे बी यूनियन ए लिखें, एक ही बात है। याद कर लो 9th क्लास में कौन सा नियम था, ये कोमोटेटिव लॉ था। कुछ आया किसी को 9th क्लास से याद? 8th क्लास में स्टार्ट हो गए थे बेटा ये कोमोटेटिव लॉ क्या है। फिर दूसरा इसमें है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। 3 उंगली का नियम है, किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो पिछले साल अच्छे से पढ़ाए थे। एसोसिएटिव लॉ एक आता है इसमें, ये आ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ, व्हाट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। एक आता है कि आप ए यूनियन फाई करेंगे तो ए ही आएगा, ये बड़ा आसान सा याद करने का है। अब ये ऐसे आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है इसका नाम। लॉ ऑफ आइडेंटिटी लिख दीजिए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट होता था नंबर सिस्टम में, याद है किसी को? विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन क्या होता था बताओ? एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती थी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती थी? 1 होती थी। अच्छा याद नहीं है तो आप यहीं से याद कर लीजिए। एक और रूल है कि 2 सेट आपने एक से ले लेकर इनको इकट्ठा करके बताओ, अरे क्या होगा, वही आएगा जो आपने इकट्ठा करके बताया। तो इस रूल को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। और एक और लास्ट बचता है, ये आपका यू को आप ए के साथ यूनियन करें तो ये तो है यूनियन, पेंसिल से डार्क बना रहा हूँ, ठीक है, ये तो है यूनियन, मेरी पेंसिल पर ध्यान दीजिए, और ये है यू, तो बराबर क्या आएगा? यू आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। एक एक नंबर में आ जाएंगे, क्या कर सकते हैं बच्चों, आ सकते हैं तो आ सकते हैं। आगे पेज पलटता हूँ, और ये आपका जो ऑपरेशन था मीन्स यूनियन वाला खत्म हुआ। ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डेफिनेशन खुद पढ़े, मैं समझा रहा हूँ बस। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यही तो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज के लिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज सेट, अच्छा अपनी लैंग्वेज लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन
of sets is a set in which we have to write only only common element inside the ये किसका सिंबल था? inside the curly bracket। ठीक है बच्चों, कोई एग्जांपल लूंगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। मान लीजिए a इक्वल टू 1 2, सिंपल सा एग्जांपल ले लिए हैं। b इक्वल टू है 2 3। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा पढ़ा जाएगा a इंटरसेक्शन b। तो सिंबल क्या है इसका? ये है उल्टा, यूनियन का उल्टा हो गया। अरे यू ऊपर को बनता है, इंटरसेक्शन का नीचे को बनता है, कितना आसान है। और यूनियन मतलब उसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, इसमें कम एलिमेंट होते हैं। अपोजिट वर्ड से भी याद करें तो क्या कॉमन है दोनों में बताओ? एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं और 1 2 2 3 क्या कॉमन है दोनों में? 2 कॉमन है। अरे जैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे आप 8 और 9th क्लास में, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ सवाल कर लेंगे, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वही कॉमोटेटिव लॉ वगैरह प्रॉपर्टी जरूर याद करनी चाहिए। सम प्रॉपर्टीज एक एक नंबर में प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मेन तो यहीं से सवाल आता है, पर एक एक नंबर में प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए। ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। वही प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कोमूटेटिव लॉ। और ऐसे ही इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड गुड होता है। क्या था वो? ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अरे एक बार ब्रैकेट इधर लगाते हैं, इसमें कौन सा है, और एक बार ब्रैकेट इधर लगाते हैं, यही तो नियम है। ये कौन सा नियम है वही बताओ? ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। आ सकता है एग्जाम में, दूसरे पेन से लिख देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ। बरसात की आवाज़ पे ध्यान ना देखें, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लिखें इसमें कि ये जो आपका लॉ, पहले लिख देता हूँ, मतलब फाई के साथ किसी का आप इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा भाई? फाई आएगा। कोमा लगाइए, यूनियन एक सबसे बड़ा सेट है, उसमें ए का इंटरसेक्शन लोगे, ए आएगा। ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, जरा से भी किसी बच्चे के पास दिमाग है, थोड़ा सा भी किसी ने पढ़ा है तो ये वाली प्रॉपर्टी बड़े आराम से समझ में आती है, कोई भी कठिन नहीं है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसमें एक, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी ये बड़ा अच्छा था, मैं स्टाफ बना के लिखता हूँ उसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि पिछले वाले में नहीं था ये। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ऑपरेशन आएंगे। कैसा लॉ है? ये कह रहा है कि भाई आपने लिखा सेट ए, फिर लिखा आपने बी यूनियन सी, और यहाँ बना दिया आपने इंटरसेक्शन। तो देखो भाई, एक तो ये ऑपरेशन है और एक ये ऑपरेशन है। वही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में होता था या माइनस और मल्टीप्लिकेशन में होता था। कैसे लिखेंगे अब इसको? इक्वल टू का साइन बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? ए ये वाला इंटरसेक्शन बी के साथ आएगा, ठीक है, और बिटवीन्स क्या आएगा? बिटवीन्स यूनियन ही आएगा, क्योंकि बिटवीन्स क्या है? बिटवीन्स यूनियन ही है। किसके साथ? अब लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, इनका वेन रिप्रेजेंटेशन आ गया है। और जो अगला टॉपिक था आपका बुक के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ सेट, वो आपके सिलेबस से हटा ही दिया है। तो कुछ सवाल डिस्कस कर लिए जाएं। इस एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मैं जिस सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ बस उसको ही करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4th पार्ट लिखा है, बुक आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। इसमें 2 सेट लिखे हुए हैं। तो सेट ये है कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर,
जो बिटवीन 1 और 6 के बीच में हो, तो मैं सीधा इसको कौन सी फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या मैथ के एलिमेंट्स लिख दूंगा कॉमन लगा के। प्रॉपर्टी मेथड को मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दूंगा। अरे 6 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर बता दो बच्चों, कौन कौन से होते हैं? 6 और 6 से छोटे 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 पे इक्वल टू का साइन नहीं है। फिर बताया एक सेट भी है, इसमें लिखा है कि नेचुरल नंबर हो 6 और 10 के बिटवीन आता हो जो, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं आएगा। बिटवीन का यूज किया है, इक्वल टू का साइन नहीं था। क्या पूछा है इसमें? यूनियन पूछा है। अरे सो सिंपल, भाई एक नंबर का सवाल है, सिंपल तो हो गई। ए यूनियन के लिए सिंबल आ गया, ये वाला यूनियन का सिंबल है बच्चों। इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिखिए, सीक्वेंशियल एलिमेंट को लिखिए, किसी एलिमेंट को रिपीट ना कर देना। आप चाहें तो मैं एक टेक्निक बताता हूँ। चलो, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 2 है। 2 पर राइट का साइन बना दीजिए, कोमा लगा दीजिए। फिर कौन सा एलिमेंट है? 3 है, चलिए इस पे भी निशान बना दीजिए। फिर 4 है, 4 पे भी निशान बना दीजिए, मतलब कुछ छूट ना जाए ये सोच के हम कर रहे हैं। इधर क्या है? 5 है, 6 है, 5 हो गया, 6 हो गया, और क्या फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। और इसको क्या है? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और ज़्यादा ही अच्छा करना है तो लिख दीजिए ANS, आंसर। एक नंबर में इससे ज़्यादा क्या आएगा? ठीक है बच्चों, बाकी पार्ट सब खुद करेंगे और मैं इसका सवाल नंबर 3 डिस्कस करूँगा, क्योंकि बेटा ऑनलाइन में सारे सवाल नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। थर्ड में लिखा है इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट गिवन में लिखा है कि ए जो है बी का क्या जी, ए बी का सबसेट है। सबसेट तुम पहले पढ़ा चुके हैं ना, आपको पिछले वाले टॉपिक में सबसेट पढ़ा दिए हैं। देन व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा भाई? ए जो है बी का सबसेट है, तो ए में मान लीजिए 5 एलिमेंट है, तो बी में कितने होंगे भाई? 5 से ज़्यादा ही होंगे एलिमेंट्स, वो जरूर होंगे। ए यूनियन बी क्या होगा? कोई बताए? मैं इसको एक सर्किल से समझाता हूँ। आपने कहा ए बी का सबसेट है, तो ए छोटा सेट है, उसमें कम ही एलिमेंट होंगे, और बी में क्या होंगे? बी में ज़्यादा होंगे। मतलब ये तो है आपका ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं कि ए और बी को इकट्ठा करके बताओ क्या आएगा। इकट्ठा करके क्या आएगा? पेंसिल तो मेरे पास है नहीं तो मैं इकट्ठा करके बताता हूँ आपको। देखता हूँ पेंसिल मिलती है तो। हाँ मिली तो ऐसे ही कर देंगे। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सभी एलिमेंट को इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने का मतलब ये हुआ, मैं इसको कलर कर देता हूँ, तब तो समझ में आएगा ही आपको। चलिए भाई कलर कर देता हूँ। अब ये जो कलर वाला पोर्शन है, इसकी वैल्यू तो बता दो। कलर वाला जो पोर्शन है टोटल क्या है? ये पूरा कलर वाला पोर्शन क्या है बच्चों? ये है बी फॉर बॉयज। चलिए तो हो गया। ऐसे तीसरा मैंने कर दिया है, आसान सा है। चौथा तो मैं नहीं करूँगा, बहुत आसान है। पांचवा भी आप खुद करेंगे, मैंने एग्जाम्पल समझा दिया है। छठे का एक पार्ट कर देता हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। छठे का एक पार्ट कर देता हूँ क्योंकि अब टाइम, चलो देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो और क्या है। पांचवे का तो नहीं, छठे का एक पार्ट करता हूँ। ध्यान से समझना, मैं जो पार्ट कर रहा हूँ बस आपकी बुक में सवाल लिखा ही हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एज इक्वल टू का 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और ये आपका 11। और चलो जी, बी का वैल्यू लिखा है 7 9 11 13, 7 9 11 और ये आपको 13। और सी का वैल्यू लिखा है 11 13 और 15। और डी का वैल्यू है इसमें 15 और 17। अब हमें फाइंड क्या करना है? 10th वाला पार्ट करता हूँ। संजीव ध्यान से समझना।
ये लिखा है ए यूनियन डी, फिर लिखा है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो सिंपल। अरे मैं पहले इसको फाइंड कर लेता हूँ, इसको फाइंड दोबारा कर लेता हूँ, तब आगे बढ़ें। ये है क्या? ये भी तो अपनामिक सेट ही है। ये क्या है? ये भी एक सेट ही तो है। तो मैं सेट ही बना लूँ, सेट का सिंबल ही बना लेता हूँ। चलिए बना लेता हूँ। एक करली ब्रैकेट बना लिया हूँ। ए और डी को इकट्ठा करवाइए, मतलब ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। क्या है? 3 5 7 9 और 11 और कुछ बचे, ये भी तो आएंगे 15 और 17। और ये क्या? करली ब्रैकेट बंद। और ये यूनियन का साइन है, थोड़ी इंटरसेक्शन का साइन है ये। इसको क्या कर लीजिए, इंटरसेक्शन का ही बना दीजिए, साइन बन गया इंटरसेक्शन का। अब क्या करें? अब देखना बी और सी, उनका भी क्या करना है? यूनियन ही करना बी और सी का। तो बी एरा और सी एरा, कोई एलिमेंट छूट ना जाए, सबको लिखना, दोबारा रिपीट कर मत देना। 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 एक बार ही आएगा, 13 भी आएगा और 15 भी आएगा। देखिए ये एक ऐसा सेट है जिसमें बी के सभी एलिमेंट विराजमान हैं और जिसमें सी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं बी यूनियन सी। अब इन दोनों सेट में आपको देखना क्या है, कॉमन कौन कौन है। तो एक इक्वल टू का साइन यही बना लो बच्चों, एक इक्वल टू को यहाँ बना लो। कॉमन क्या है? कॉमन में तो मुझे दिख रहा है 7 और 9, 7 9 और 11। देखो ये 7 9 और 11, इसमें भी है ना 7 9 और 11। और भी है कुछ को बच्चों, एक 15 भी है, देखो 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। और क्या बचा? 13 नहीं है उधर ना, 13 नहीं है। तो आंसर क्या आना चाहिए? कॉमन की बात हुई है, कॉमन क्या क्या है? कॉमन में हमें मिला है 7 9 11 और 15, दोनों में कॉमन है। देखो 7 9 11 और 15, इनको लिख देंगे यहाँ पे 7 9 11 और 15। 9 बच गया, 9 को तो यहीं लिखना पड़ेगा। ये लीजिए 9 यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब बताओ एक नंबर से ज़्यादा का सवाल है क्या? है ना आसान। चलिए पिछली बार इसी चैप्टर ने बच्चों को पास करा दिया था। जब ये 40 नंबर का पेपर किए थे, दो ही चैप्टर रखे थे, तो पेपर सवाल एनसीईआरटी में से आना था, तो सब आसान भी थे, तो बच्चों के फुल नंबर आए थे। ठीक है, तो ये छठा सवाल हो गया बच्चों। 7वें का एक पार्ट कर देता हूँ। चलो 7, इफ ए एंड बी, इफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर और एक्स इज ए प्राइम नंबर, देन फाइंड। भाई ये एक पार्ट मैं कर रहा हूँ 4th। ठीक है, किताब आपके पास है, आप लोग ध्यान से सवाल को समझना। 4th में लिखा है कि वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। चलो मैं लिख लेता हूँ हियर, ये एच है, हियर बी की वैल्यू क्या है एक बार बता दूंगा आपको। इवन नेचुरल नंबर है, भी बताओ इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 अप टू, बहुत सारे होते हैं। मतलब मुझे पता नहीं है कितने इनकी काउंटिंग, ऐसे लिख दिया थी। सी क्या दिया है इसमें? सी का वैल्यू है इसमें लिखा है ओड नेचुरल नंबर। अरे ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? 1 3 5 और ये आपको 7 एंड so on। चलिए ये भी हो गया। अब भाई क्या करना है आपको? इन दोनों में से आपको इंटरसेक्शन छांट के बताना, मतलब क्या क्या कॉमन आएगा। लगता है कुछ कॉमन आ जाएगा? अरे किसी को लगता है कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन ना है तो आप क्या बनाओगे? ऐसा सिंबल बनाओगे और फिर देखोगे सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो खाली छोड़ देना। कुछ कॉमन होता तो लिख देता। देखो या तो आप ऐसे लिखें और नहीं तो इसका एक सिंबल भी है, ये 5 एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट नहीं बताया हम आपको, डिसजॉइंट नहीं बताए। ये 9वां सवाल तो बच्चों करना नहीं, 9वां 10वां 11वां ये तो आपको करना ही नहीं है, 7 तक ही करने थे क्योंकि वो टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया। तो 8वां सवाल कर देता हूँ आपको। डिसजॉइंट, देखो डिसजॉइंट सेट,
वो सेट जिसमें कुछ कॉमन ना हो डिसजॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिसमें कुछ कॉमन ना हो। अगले वाले टॉपिक में आएगा आपका ना एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वहाँ आपको वेन डायग्राम भी खूब यूज होगा और डिसजॉइंट सेट भी खूब यूज होगा। तो यहाँ मैं कैसे बताऊँ? इफ लिख देता हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन A and B is known as disjoint set। disjoint set। चलिए डेफिनेशन हो गई। ओ एक पार्ट कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट कर देता हूँ, उसको वीडियो को स्टॉप भी करना पड़ेगा बेटा मुझे यहीं पर, और यहीं तक आपको करना था। ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, आपको 10 हुआ, 11 हुआ, तो आपको करना ही नहीं है। 12 आपको क्या बोलते हैं DYS खुद करना है। ये 9, 10, 11 क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, वो मैं डिटेल बता चुका हूँ क्या सिलेबस में क्या सिलेबस में नहीं है। एक PDF भी भेज दूंगा, वहाँ से तैयारी कर लेना। चलिए मैं जल्दी से खत्म करता हूँ 8वें का सेकंड पार्ट। ये लिखता है हमें बताना कि कौन सा डिसजॉइंट है। देखते हैं भैया, ये लिखता है AEIO और ये आपका U। इसको क्या किया आपने? कर्ली ब्रैकेट में बंद किया। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास CDEF एंड CDEF। चलिए भैया ये लिख दिया। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इनमें? अरे भाई जो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ देखो ये रहा E, इसमें भी है, इसमें भी, तो कॉमन है ना, कॉमन है ना, तो फिर क्या डिसजॉइंट नहीं है? दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर नॉट डिसजॉइंट। अगले वाले कंसेप्ट में इसको और भी अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे कि वो आपका आएगा ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, वहाँ फिर से आएगा डिसजॉइंट का कंसेप्ट, वेन डायग्राम के अंदर आएगा, तब थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका ख़त्म हुआ समझिए। बंद कर रहा हूँ वीडियो को। और ये हमने कब बनाया? वैसे अब तो ये इसमें आएगा मोबाइल में कब बनाया है। आज कितनी तारीख है? आज हो गई 3 तारीख 8वां महीना सन 2020। चलिए बंद करते हैं।